ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ की कुछ लड़कियाँ अजीब सी थी। अजीब इसलिए क्योंकि उनके दांत बहुत लंबे और राक्षस की तरह थे। सुना है किसी चुड़ैल के शाप के कारण उन लड़कियों के दांत टेढ़े मेढ़े और लंबे हुए थे। सालों से इस गांव में ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ थे, उसी पर वो चुड़ैल रहती थी। किसी को पता नहीं था कि ये चुड़ैल कहाँ से आई थी। कहाँ जाता है कि जिन लड़कियों के दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं वो लड़कियां अपने मुंह में गुड़ रखकर उस नारियल के पेड़ के नीचे रात में सो जाएं तो वो चुड़ैल आकर उनके दांत से वो गुड़ खा लेगी और वो लड़की शाप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन शर्त ऐसी थी कि जो भी पेड़ के नीचे सोएगा उसकी आंखें बंद होनी चाहिए और वो ऐसे सोई हो जैसे वो लाश हो। अगर चुड़ैल को पता चला कि वो लड़की जिंदा है तो वो उसे मार डालेगी और खा लेगी। उसी गांव में एक जिया नाम की लड़की थी। उसके दांत भी ऐसे ही लंबे थे। इस कारण वो बहुत नाराज़ थी कि उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उसकी दादी ने ये बात उसे बताई, लेकिन दादी ने ये भी कहा कि कई लड़कियों ने ऐसी कोशिश की लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ और वो एक रहस्य ही बन के रह गया। लेकिन जिया ने भी ठान लिया था कि वो इस श्राप से मुक्त होगी। अब रात हो गई थी। जिया ने अपने साथ बहुत सारा गुड़ लिया और वो निकल पड़ी उस पेड़ की तरफ जहाँ चुड़ैल रहती है। जिया ने अपने मुंह में गुड़ भर लिया और वह पेड़ के नीचे सो गई। जिया को बहुत डर लग रहा था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। कुछ समय बाद उस चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आने लगी, फिर भी जिया वहाँ से नहीं उठी। चुड़ैल धीरे धीरे जिया के पास आई। जब जिया को उसकी सांसें महसूस हो रही थी फिर भी जिया चुपचाप वहाँ पड़ी रही। उसके बाद शायद जिया बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके लंबे और बदसूरत दांत अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उसका चेहरा एक राजकुमारी की तरह चमक रहा है, लेकिन अभी भी चुड़ैल जिया के करीब ही थी। चुड़ैल नारियल के पेड़ पर चढ़ चुकी थी, लेकिन तभी जिया की नज़र चुड़ैल पर पड़ी और वो घबरा गई। इसी घबराहट में उसके मुंह से चीख निकल गई और शरीर कांपने लगा। जैसे ही चुड़ैल ने चीख सुनी तो वह वापस जिया के पास आ गई। इस बार जिया ने चुड़ैल को वापस आते नहीं देख पाया। चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों और लंबे दांतों से जिया को मार डाला। कुछ समय बाद जिया भी एक चुड़ैल बन गई और लोगों को परेशान करने लगी। बारिश की रात। आज रोहित की सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतज़ार कर रही है, लेकिन आज रोहित को ऑफिस से लौटते वक्त काफ़ी देर हो जाती है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वह बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस के आने का टाइम होने लगता है। वह चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। रोहित बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वह अपने सूटकेस को अपने सिर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे। तभी रोहित महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी के आधे हिस्से को रोहित के ऊपर किए हुए था। ये देखकर रोहित हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई रोहित के बराबर थी, हाथ में बहुत सारी अंगूठी और चेहरे पर चश्मा लगाए हुए था, जिससे रोहित उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने कहा, यह बारिश का मौसम भी बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा। कहीं लोगों को
जीवन देती है तो कहीं मौत। उस आदमी की इस बात का रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वह उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद रोहित का फ़ोन बजता है। वह जेब से फ़ोन निकालता है, तभी फ़ोन हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। रोहित तुरंत फ़ोन उठाने के लिए झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं हैं। वह जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है। वह हिम्मत बांधकर खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वह देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं हैं। वह और ज़्यादा डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी शालिनी को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के ज़रिए बता देता है और जल्दी से जल्दी अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, शालिनी को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। ये सुनकर रोहित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वह तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफ़ी दूर तक भागने के बाद रोहित हाँफने लगता है। सांस भरने के लिए वह एक टेबल पर बैठ जाता है और अपनी तेज सांसों को शांत करने लगता है। तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। वह अपनी नज़र पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। वह खुद को शांत करने लगता है, लेकिन तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई हैं। वह अपनी नज़र पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। यह देखकर रोहित फिर से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफ़ी दूर निकल जाता है। बिजली की तेज कड़कड़ाहट में वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक रोहित के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। यह सब देख रोहित की चीख निकल जाती है। इसी बीच रोहित को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। वह तेज़ी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में रोहित नीचे गिर जाता है और वह लोग रोहित के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन इस भीड़ में रोहित बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी शालिनी बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वह रोहित को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है, उसे रोहित सड़क के बीचों बीच दर्द से मारे कहराता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका था और मदद के लिए कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से शालिनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब वह कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता है। इस हादसे के बाद रोहित अगर किसी को भी उसके बारे में बताता है तो कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। लेकिन शालिनी ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई न कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छतरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वह आदमी उसकी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की पत्नी शालिनी मॉनसून के दिनों में हर रोज़ उसी बस स्टैंड पर जाती और उस छतरी वाले आदमी का इंतज़ार करती। उसे लगता है कि शायद छतरी वाले आदमी की भी इसी तरह किसी
बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और अब वह अपनी मौत का बदला ले रहा है। शालिनी ने काफ़ी कोशिश की लेकिन उसे कभी भी वह आदमी नहीं मिला। अब हर सालगिरह पर शालिनी बहुत ही बुरी तरह रोती और रोहित को याद करती, क्योंकि उसे जान से ज़्यादा चाहने वाला उसका पति रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यादों के सहारे ही वह उसे महसूस कर पाती थी।